हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जोधपुर, राजस्थान। बच्चों, आज हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हर्बल कॉस्मेटिक्स नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ये जो टॉपिक है हमारे बी फार्म 6 सेम के सिलेबस में मेंशन है और बी फार्म 6 सेम में जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। बात करते हैं कंटेंट्स के बारे में। जो कंटेंट इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन पॉइंट से, और जो डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? एंटीऑक्सीडेंट को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है फ्री रेडिकल स्क्वेंजर्स। इनको फ्री रेडिकल स्क्वेंजर के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज़ अनदर टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं? दे आर द सब्सटेंस दैट कैन प्रिवेंट और स्लो डैमेज टू सेल्स कॉज्ड बाय द फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट का जो मेन एक्शन है वो हमारे फ्री रेडिकल्स के ऊपर होता है। अगर फ्री रेडिकल्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का जो काम होता है वो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, दीज फ्री रेडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज द सेल्स। They can disrupt the cells. They enter to the cell by disturbing the cell membrane, affect the cell organelles and enter to the nucleus, and also degrade or create the malfunctioning into the वेरियस टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और द बायोमॉलिक्यूल्स। वो डीएनए हो सकता है, क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, हमारे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनको वो डिग्रेड करने का काम करते हैं या फिर उनके अंदर माल फंक्शनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स की जो कंसंट्रेशन है अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको वो डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कई प्रकार की डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया, अगर इस डेफिनेशन को हम देखते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम जो होता है वो फ्री रेडिकल्स के ऊपर होता है। फ्री रेडिकल्स की अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो उनको न्यूट्रलाइज करने का जो काम होगा वो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा ही प्रोड्यूस हो सकता है। अगर ये फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो कई प्रकार की डिजीज़ कंडीशन जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। उसी को डिस्क्राइब किया गया है नेक्स्ट हेडिंग के अंदर, जो कि है हमारी फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? इन फ्री रेडिकल्स को हम एक नाम से और जानते हैं जिनको बोला जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ या फिर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये मेनली वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं ड्यूरिंग द बॉडी प्रोसेसेस। जब सेल अपना नॉर्मल फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होती रहती हैं जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नाम से भी जाने जाते हैं, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस होती है उनके द्वारा कई प्रकार के वेस्ट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी होती है, और उन्हीं में हमारा एक कंपोनेंट आ रहा है फ्री रेडिकल्स। तो इन फ्री रेडिकल्स की जो फॉर्मेशन है वो सेल्स के द्वारा होती है जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। और दूसरी बात, दे कैन ऑल्सो रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट्स। हमारी बॉडी जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस के से भी प्रभावित होती है। उस कंडीशन में भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, जिनके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन इंक्रीज़ होने लगती है। तो यहाँ पे बच्चों अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो बातें आ रही हैं कि फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो दो प्रकार के सोर्सेज से हो रही है। एक का नाम है एंडोजिनस सोर्सेज, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं। सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है और उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट की टर्म की कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, और वही वेस्ट प्रोडक्ट हमारे एक फॉर्म जो है वो फ्री रेडिकल है। ये तो हो गया एंडोजिनस सोर्सेज। दूसरा, फ्री रेडिकल की जो फॉर्मेशन हो रही है वो है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ रहे हैं। कई प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, जिनके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर भी फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन इंक्रीज़ होने लगती है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन होगी हमारी फ्री रेडिकल्स की और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ के बारे में। अब बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल रूटीनली प्रोसेस कर रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट के जो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है, तब तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
उन फ्री रेडिकल्स को वो बनेंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो उतनी उपलब्ध हो रही है, वो किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। मगर अगर कंडीशन ये क्रिएट हो जाती है कि इफ़ द बॉडी कैन नॉट प्रोसेस एंड रिमूव फ्री रेडिकल्स एफिशिएंटली, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस जो पाए जा रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहे, पहली बात तो ये, और जो फ्री रेडिकल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है वो हमारी बॉडी से इवैक्यूएट या फिर रिमूव नहीं हो पा रहे। अगर वो हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हो पा रहे हैं तो व्हाट विल इफेक्ट, देयर इज ए इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स विल बी अकर विद इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर इन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। होगा क्या अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स इज इंक्रीज विद इन अवर बॉडी, दे विल इंटरेक्ट विद द सेल, they will rupture the cell membrane, they will enter to the cells and disturb the normal organelle function of the cells। अगर कंसंट्रेशन हमारी रेडिकल्स की ज़्यादा हो जाती है तो ये सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के बाद जो उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके अंदर कई प्रकार की मॉल फंक्शनिंग प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देंगे, न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उनको वो इंटरेक्ट करेंगे और उनको वो डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो कंडीशन जो हो रही है सेल्स के अंदर, अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो क्या परिणाम निकल सकते हैं, क्या रिजल्ट आ सकते हैं? दे कैन बी प्रोड्यूस, द इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय द फ्री रेडिकल्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीज़। बहुत प्रकार की डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं डिजीज़ के, जैसे कि दे कैन एबल टू प्रोड्यूस द हार्ट डिजीज़, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द कैंसर, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द अर्थराइटिस, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द रेस्पिरेटरी डिसीज़ एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस द इम्यूनो डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है। हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमज़ोर पड़ सकता है। अब ये जितनी प्रकार की जो डिजीज़ जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनका मेन कारण है एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, एंड दीज फ्री रेडिकल की जो एक्सेस कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट कर रही है। और बच्चों, फ्री रेडिकल्स के द्वारा जो स्ट्रेसफुल कंडीशन जो कि डिजीज़ के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, उसको एक नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है दैट इज़ मेनली प्रोड्यूस इफ़ आवर बॉडी नॉट working properly in terms of the process. Number 2 points, if our body is not capable to remove the excess concentration of the free radicals from our body, the concentration of free radical will be increased and the various kind of the cellular structures of the body will be affected, various kind of the disease will be produced, the one stressful condition will be occur within the body, and this stressful condition is known by the name oxidative stress। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में ही, कंटिन्यूशन पार्ट चल रहा है। फ्री रेडिकल्स को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है? फ्री रेडिकल्स आर द मॉलिक्यूलर स्पीसीज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। ये अपनी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। और इनकी जो मेनली जो प्रॉपर्टी वो ये है, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट रहती है, जो कि बहुत ही कॉमन फीचर्स होता है, बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही कॉमन कैरेक्टर होती है फ्री रेडिकल्स की। बहुत से ऐसे रेडिकल्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होंगे और हाईली रिएक्टिव होते हैं। दे कैन आइदर डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं, तो इनके साथ दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है। या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, या फिर अपने को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दो प्रकार की कंडीशन इनके द्वारा प्रोड्यूस हो सकती है, इसलिए इनको ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट्स के नाम से भी ये जाने जाएंगे। और इनके साथ क्या है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्री रेडिकल्स। तो अदर टाइप के फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फ्री रेडिकल्स के। पहली बात तो ये आगे कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इनकी। नंबर 2 पॉइंट इसके बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहा है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल में कंटेन करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसलिए ये
ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। बच्चों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्री रेडिकल की जो फॉर्मेशन है, जो उसके जो सोर्स हैं, दो प्रकार के सोर्स हो सकते हैं। एक तो है एक्सोजिनस सोर्स, जो कि इन्वायरमेंटल सोर्स की कैटेगरी के अंदर आता है, और एक आ रहा है हमारा एंडोजिनस सोर्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब हम इन दोनों को ही एक चार्ट के इस ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो चार्ट आ रहा है, इसकी सहायता से समझते हैं। यहाँ पे मैं जो पहले जो डिस्कशन करूँगा बच्चों, वो है हमारे एक्सोजिनस फ्री रेडिकल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है एक्सोजिनस सोर्स के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला तो आ रहा है हमारा सन, उसके बाद हमारे आ रहे हैं एयर पॉल्यूशंस, और नंबर 3 जो आ रहा है वो है हमारा आयनाइजिंग रेडिएशंस। दीज आर द 3 टाइप ऑफ द कंडीशन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द फ्री रेडिकल विद इन अवर बॉडी। अब ये प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों, इन कंडीशन में ऐसा क्या पाया जा रहा है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है? उसका कारण ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन कंटेनिंग फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द डिजीज़ कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जांपल दिए गए हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं, सुपर ऑक्साइड एनायन रेडिकल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ऑक्सीजन सिंगलेट है, हाइपोक्लोराइट है, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल्स हैं, एंड नाइट्राइट रेडिकल्स हैं। द फॉर्मेशन ऑफ दीज रेडिकल्स विल बी अकर विद इन अवर बॉडी ड्यू टू द एक्सोजिनस फैक्टर्स या फिर एक्सोजिनस सोर्सेज। अब जैसे कि हम सन के बारे में देख रहे हैं, तो सन से जो हो रहा है वो हाइड्रोक्सी रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। एयर पॉल्यूटेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये जो आपको जो ट्रिपल दिखाई दे रहे हैं, ट्रिपल ओ, ये हमारे ओजोन है। जब ये यूवी रेज से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्सी रेडिकल्स की फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोक्सी रेडिकल्स जो होते हैं ये सेल्स के ये जो है सेल्स के अंदर एंटर करेंगे, और सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद उसको रप्चर करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा डीएनए उससे डैमेज हो सकता है। उसी तरीके से सन में जो बताया था उससे भी हाइड्रोक्सी रेडिकल्स हो रहे हैं, दे भी कंज्यूम हो रहे हैं, और डीएनए बॉडी के अंदर जाके ये या फिर इनकी अगर फॉर्मेशन इंक्रीज होती है हाइड्रोक्सी रेडिकल्स की, तो डीएनए को रप्चर कर सकते हैं, डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। आयनाइजिंग रेडिएशंस होगी, जैसे अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, इनके द्वारा भी जो है हाइड्रोक्सी रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी, और ये स्पेसिफिकली हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी सहायता से हमारे डीएनए रप्चर होगा। इसका मतलब कि सेल रप्चर होगी, सेल के बाद हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होगा, फिर हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, जेनेटिक कंपोनेंट है, वो अफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। तो ये तो 3 कंडीशन हो गई जो कि एक्सोजिनस सोर्स के अंतर्गत आ रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब हम बात करते हैं एंडोजिनस सोर्सेज की। एंडोजिनस सोर्सेज का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, वो कंडीशन जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाई जा रही हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। उसके अंदर जो आ रहे हैं हमारे, एक तो आ रहा है इन्फ्लामेशन कंडीशन, 1 इज़ द इन्फ्लामेशन कंडीशन। नंबर 2 है मेटाबॉलिज्म। जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, जिसको कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और थर्ड वन जो है वो हमारा स्मोकिंग के अंदर आ रहा है, जिसमें कि हम एक्सटर्नल फैक्टर से हम स्मोक को इनहेल किया जा रहा है, और वो कई प्रकार वो जो है फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेमेशन कंडीशंस के बारे में। अगर बॉडी में किसी प्रकार की अगर इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो जाती है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगलेट ऑक्सीजन के लिए। ये सिंगलेट ऑक्सीजन जो रेडिकल्स है दे कैन एंटर टू द सेल एंड कैन रीच टू द डीएनए, उसको रप्चर कर सकता है। दूसरा जो आ रहा है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के अंदर जब बात कर रहे हैं तो वह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं इट इज़ ए पावर हाउस ऑफ द सेल्स, स्पेसिफिकली एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम एटीपी के नाम से जानते हैं। और इनको प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नंबर ऑफ सेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस पाई जाती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के जो एंड प्रोडक्ट हैं या फिर उसे कह दीजिए बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारे जो फ्री रेडिकल्स जो पाए जा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं कि ये मेनली जो फ्री रेडिकल्स जो पाए जाएंगे ये कंटेन करेगा, सुपर ऑक्साइड कंटेन कर रहा है। सुपर ऑक्साइड के बाद ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सी रेडिकल्स की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे 3 प्रकार के फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। एक तो हमारा है सुपर ऑक्साइड, नंबर 2 है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ये हमारे हाइड्रोक्सी रेडिकल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट हैं मेटाबॉलिज्म के या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, उनके द्वारा हो सकता है। और जो तीसरा जो आ रहा है वो है स्मोकिंग। जब स्मोकिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो भी सेल्स के अंदर एंटर करेगा, डीएनए स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे कई प्रकार की कंडीशन है जिनके द्वारा फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे ही कई प्रकार के जो हमारे फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। अगर एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स अगर हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएगी तो हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे कई प्रकार के हमारे सिस्टम फेलियर हो सकते हैं, हमारे ऑर्गन फेलियर्स की कंडीशन आ सकती है, और कई प्रकार की डिजीज़ कंडीशन उनके द्वारा प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हाउ द फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। जैसे कि हमने बताया कि फ्री रेडिकल्स हमने पढ़ लिए हैं, और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का जो काम करेंगे वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट ही होंगे। जब हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी भी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्मेशन करती है, जैसे कि अल्फ़ा लिपोइक एसिड हो गया, ग्लूटाथायोन हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमारी बॉडी की सेल्स के द्वारा एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। मगर अगर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स की ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं, किस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उनको ऑब्टेन करने के लिए हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें बाहर से उनको लेना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर। अब वो ले किस फॉर्म में सकते हैं, किस टाइप के एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट आ रहे हैं। एक तो आ रहा है हमारा सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड नंबर 2 इज़ ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। जब हम सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं तो नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि वो एंटीऑक्सीडेंट जो सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला आ रहा है हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, जिसको BHT के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसको BHA के नाम से जाना जाता है। मगर इनके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। जब हम सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट को अगर बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर ले तो कई प्रकार के उनके भी ड्रॉबैक्स उनके द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली सिंथेटिक्स के केस में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है। जैसे कि नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ आ रही है, इनकी जो नेचर है वो हाईली वॉलेटिलिटी होता है। दूसरा, एलिवेटेड टेम्परेचर के अंदर इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती है, ये इसका दूसरा ड्रॉबैक आ गया है। और तीसरा तो है ही कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ दे कंटेन द कार्सिनोजेनिक नेचर। तो जो सिंथेटिक हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं उनके द्वारा कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। दूसरी जो बात करते हैं, हम बात करते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। जब हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो आएंगे हमारे फूड्स एंड द फ्रूट्स। जो हम फूड जो खाना खा रहे हैं और जो फ्रूट्स का जो कंजप्शन कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइप के, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो उसका एग्जांपल आते हैं। और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ एडवांटेजियस क्यों हैं, क्यों ये सिंथेटिक से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, उसके कुछ रीज़न है। नंबर 1 रीज़न आ रहा है लो कॉस्ट, इनकी जो कॉस्ट है वो कम है। दूसरा, हाईली कंपैटिबल विद द डाइटरी इनटेक, जो हम खाना खा रहे हैं उससे किसी प्रकार का इनका इंट्रैक्शंस नहीं पाया जाता। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, नो हार्मफुल इफेक्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनके द्वारा बॉडी के अंदर किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। मगर मैं बच्चों यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, चाहे सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट हो चाहे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हो, किसी भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा कंजप्शन करते हैं दैन द लिमिट, दे आर एबल टू प्रोड्यूस सीवियर टाइप और हार्मफुल टाइप के इफेक्ट वो 100% प्रोड्यूस करेगा। हाईली कंजप्शंस जो रिकमेंड डोज की गई है उससे ज़्यादा अगर आप एंटीऑक्सीडेंट का सेवन कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो डेफिनेटली वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, चाहे आप सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट लें चाहे आप नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लें। तो जो लिमिटेड कंडीशंस के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट दिए जा रहे हैं उनको उसी डोज के अंदर ही अपने को कंज्यूम करना है, तो उसी की वजह से वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट जो हैं अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं।
इन द स्क्वेंजिंग ऑफ द रेडिकल, और रेडिकल के न्यूट्रलाइज करने के किस तरीके से वो अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो डायग्राम दिखाए गए हैं। पहले डायग्राम के बारे में बात करते हैं। जब हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले एक जो ग्रीन कलर से बना हुआ ये हमारा एक ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन लेस क्रिएट्स फ्री रेडिकल्स। ये जो हमारा जो ऑक्सीजन है, इसमें से अगर एक हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और ये जो अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम है ये हाईली रिएक्टिव हो सकता है और हाईली अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर ये इसी कंडीशन के अंदर रहा तो ये ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करेगा, ये रिडक्टेंट की तरह भी काम करेगा और नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से इस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट का जो मेन काम है, उसका मेन काम यही है कि जो हमारा ऑक्सीजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से जो ऑक्सीजन एटम हमारा अनस्टेबल हो गया था, हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो हैं अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देगा। और डोनेट करने के बाद जो अनस्टेबल जो कंडीशन है ऑक्सीजन की, ड्यू टू द लेस ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन, इट विल बी फुलफिल, और जो ऑक्सीजन एटम हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। इस कंडीशन के अंदर वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा और उस कंडीशन में वो किसी प्रकार की फ्री रेडिकल्स की कंडीशन के अंतर्गत नहीं पाया जाता। तो एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम ही ये रहता है कि वो न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को। किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं? बाय डोनेटिंग इट्स ओन वन इलेक्ट्रॉन टू द फ्री रेडिकल्स टू मेक दम stable conditions. After the achieving the stable condition, they are not able to produce any harmful effect to the cells और किसी प्रकार की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन को प्रोड्यूस नहीं करते। अब दूसरे डायग्राम के बारे में बात करते हैं। दूसरा डायग्राम जो आ रहा है हमारा, ये सेल्स के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से अगर सेल में फ्री रेडिकल्स की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है, और फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन बढ़ने के क्या क्या कारण है, वो हमारा स्ट्रेस हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिया गया है, वो टॉक्सिन की फॉर्म में हो सकते हैं, वो केमिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, और वो रेडिएशंस की फॉर्म में हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन अगर ये हो सकती है तो फ्री रेडिकल की जो कंसंट्रेशन है, आपको यहाँ पे जो रेड कलर के जो दिख रहे हैं, ऑल आर द फ्री रेडिकल्स, दे हैव बीन एंटर टू द सेल्स। और यहाँ पे क्या करेंगे? द फ्री रेडिकल्स डैमेज द सेल्स। यहाँ पे फ्री रेडिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ड्यू टू द दीज टाइप ऑफ द फैक्टर्स, और फैक्टर्स इनकी वजह से फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल को डैमेज करने का काम कर देगा, जिसकी वजह से कई प्रकार की डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, दे प्रिवेंट द सेल डैमेज। फ्री रेडिकल सेल को डैमेज कर रहे थे और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो सेल को हील कर रहे हैं, या फिर सेल के डैमेज को इनहिबिट कर रहे हैं, या फिर प्रिवेंट कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म एक्शन वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल सेल के अंदर चले गए थे वो अनस्टेबल कंडीशन में थे, एंटीऑक्सीडेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल कंडीशन के अंदर लाएगा, जिसकी वजह से वो किसी प्रकार का डैमेजिंग इफेक्ट सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये जो एक मैकेनिज्म एक्शन, वी कैन से दैट हाउ द एंटीऑक्सीडेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्रिवेंट द फ्री रेडिकल एक्सेस कंसंट्रेशन। नाउ we are going to discuss about the natural antioxidants. जब हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं तो वेरियस टाइप के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं। यहाँ पे आपके सामने दो हेडिंग है। एक तो एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड, फूड्स कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ दीज एंटीऑक्सीडेंट। तो पहले एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है क्या? विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन सी पाया जाएगा। लेमन हो गया, हमारा ऑरेंज हो गया, हमारा आंवला हो गया। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द ड्रग विच कंटेन द विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। वेजिटेबल्स भी हैं इनके अंतर्गत जो कि विटामिन सी कंटेन करती हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा विटामिन ई, जिसको हम टोकोफिरोल्स और टोकोट्राइनोल्स के नाम से भी जानते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तीसरा जो आ रहा है पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट, जिनको हम फ्लेवोनॉइड के नाम से भी जानते हैं और रेस्वराट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। कई प्रकार के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर इनकी कंसंट्रेशन पाई जाती है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, सोया हो गया, फ्रूट्स हो गया, ऑलिव ऑयल, चॉकलेट, स्पेसिफिकली डार्क चॉकलेट जो होती है उसके अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। सिनेमन हमारी वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग आ रहे हैं। ऑर्गेनो एंड जो रेड वाइन है उसके अंदर भी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। और लास्ट वाला जो आ रहा है वो है कैरोटीनॉइड, जिसके अंदर लाइकोपीन, कैरोटीन और ल्यूटीन आता है।
जब हम लाइकोपीन के बारे में बात करते हैं, सम ऑफ द फ्रूट्स हैं, जैसे कि टोमेटो है, टोमेटो के अंदर लाइकोपीन प्रेजेंट रहेगा। कैरोटीन जो कि कैरेट है, कैरेट के अंदर हमारा ये कैरोटीन प्रेजेंट रहता है। वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, इनके अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। तो इनका जो कंजम्पशन अगर हम डेली रूटीन डाइट के अंदर करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की जो कमी है वो इनके द्वारा पूरी होती है। अब एक एक ड्रग को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही अच्छा चार्ट दिया गया है। ये अगर आपके दिमाग में रहता है तो आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे और साथ साथ उनको हम और डिस्क्रिप्टिव वे में उसको डिमॉन्स्ट्रेट उनका कर सकते हैं। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज के बारे में बात की है। यहाँ पे जो हर एक पिक्चर के नीचे 2 नाम लिखे गए हैं। पहला जो नाम है वो उसका फ्रूट्स का या फिर वेजिटेबल जो भी है उसका नाम है, और उसके नीचे जो लिखा गया है वो केमिकल कॉन्स्टेंट का नाम है जो कि उसके अंदर पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 जो आ रहा है वो है हमारा कैरेट, और कैरेट के अंदर जो पाया जाता है एक्टिव कॉन्स्टेंट बीटा कैरोटीन, जो किसके लिए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गार्लिक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है। हार्ट डिजीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारा एलिसीन पाया जाता है, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेमन वन अनदर वेरी पॉपुलर ड्रग लेमन है। इसके अंदर हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी तो पाया जाएगा, उसके अलावा हेस्पेरिडीन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। टोमेटो जिसका लाइकोपीन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। वॉलनट जो होता है ये टोकोफिरोल्स कंटेन कर रहा है। ब्लैक ग्रेप्स रेस्वेराट्रॉल कंटेन करता है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिव कॉन्स्टेंट। ब्रोकोली जो है ग्लूटाथायोन कंटेन करती है। एप्पल ये तो खैर वेरी पॉपुलर है ही, जो कि क्वर्सिटीन फ्लेवोनॉइड कैटेगरी के कंपाउंड कंटेन करता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। टर्मरिक हमारी ड्रग जो आ रही है हल्दी, कर्क्यूमा लॉन्गा जिंजिबेरेसी फैमिली, इसके अंदर कर्क्यूमिन पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। अनियन डेली हमारा इसका हमारे खाने में इसको यूज़ करते ही हैं, इसके अंदर क्यूरसिटीन पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी जो कि कैटेचिन कंटेन करता है जो कि हमारी प्रोड्यूस करता है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। और दूसरा लास्ट जो आ रहा है पेपर मिर्च, शिमला मिर्च के नाम से इसको जाना जाता है। कैप्सेंथिन जो कि कलरिंग पिगमेंट भी है और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनमें से बच्चों कुछ एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया है, जिससे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटेंड कर पाएँ। अब उसको कुछ डिस्क्राइब करते हैं। पहला तो हमारी ड्रग आ रही है टर्मरिक, इसके बारे में हम जानते ही हैं। टर्मरिक जो है इसको हम हल्दी के नाम से भी जानते हैं। मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए ये जो ड्रग है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है। कर्क्यूमा लॉन्गा इसका बोटानिकल नेम है। राइजोम स्टेम्स हमें ऑब्टेन होती है, जिंजिबेरेसी फैमिली का प्लांट्स होता है। इसके अंदर कई प्रकार के एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि डेस्मेथॉक्सीकर्क्यूमिन पाया जाएगा, बिस डेस्मेथॉक्सीकर्क्यूमिन पाया जाता है, टर्मीरोन पाया जाता है, इसके अंदर जिंजिबरोन पाया जाता है, और इसके अंदर कर्क्यूमिन प्रेजेंट रहता है जो कि येलो कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वेरियस टाइप के जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे जो कि थेरापेटिक एफिकेसी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम टर्मरिक के मेडिसिनल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होगा, एनाल्जेसिक होगा, एंटीसेप्टिक होगा, इंसेक्ट रिपेलेंट भी है, ब्लड प्यूरीफायर भी है एंटी मलेरियल भी है। तो पता नहीं कितने इस ड्रग के मेडिसिन यूज़ हैं, और अच्छी बात यह है कि हम अपनी डेली डाइट के अंदर इसको यूज़ करते हैं। फॉर दैट रीज़न इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाती है, तो कई प्रकार के जो इम्यूनिटी फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर इसको यूज़ करने के बाद। नंबर जो आ रहा है नेक्स्ट, आंवला, बहुत बढ़िया ड्रग आंवला। एम्बलिका ऑफिसिनालिस है, स्पेसिफिकली फ्रूट पार्ट ले लीजिए, इसका सीड ले लीजिए, पल्प ले लीजिए, ईच एंड एवरी पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। मेनली अगर एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हाई कंटेंट जो होता है विटामिन सी का पाया जाता है, और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट तो हो ही गया, फिर विटामिन सी की होने की वजह से एस्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट रहता ही है। और स्पेसिफिकली दोनों इसमें जो पार्ट जो यूज़ होते हैं वो फ्रूट पार्ट तो यूज़ होता ही है, और उसका जो ऑयल है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला एक कंपोनेंट है जो कि प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है। मेनली अगर हम आंवला के बारे में बात करते हैं तो आंवला जो है आजकल हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर, चाहे वो हेयर केयर प्रिपरेशन हो या फिर हेयर ऑयल की फॉर्मेशन में हो, शैम्पूज़ में हो, तो उसको हम यूज़ कर ही रहे हैं। आंवला इज़ ए मेन इंग्रेडिएंट की फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है, और कई प्रकार की जो डिजीज़ कंडीशन में भी उसको यूज़ किया जाता है। विटामिन सी डेफिशिएंसी में उसको यूज़ करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये प्रोड्यूस करता ही है। नेक्स्ट जो ड्रग आ रही है कैरेट, गाजर।
जब हम इसको बात करते हैं, इसका जो बोटानिकल नेम है वो है डाउकस कैरोटा, इसका बोटानिकल नेम है और एपिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अंदर मेनली अगर हम बात करते हैं, इट इज़ कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ द विटामिन ए। फॉर दैट रीज़न विटामिन ए डेफिशिएंसी के अंदर जिसमें कि हमारी आँखों की रोशनी थोड़ा कम हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से उसको दूर करने के लिए कैरेट एक बहुत ही बढ़िया हमारा एक फ्रूट है जो कि इसको यूज़ किया जा सकता है। जब हम कैरेट के एक्टिव कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो विटामिन ए तो इसके अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा ये अल्फ़ा कैरोटीन भी प्रेजेंट करेगा, बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट रहेगा। अल्फ़ा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन होने की वजह से ये जो कैरेट है ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अल्फ़ा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन जो है पार्टली मेटाबोलाइज होते हैं इनटू विटामिन ए इन द ह्यूमन बॉडी, तो विटामिन ए की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा। एंटी एजिंग है और सेल्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए भी काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आ रहा है एलोए वेरा, जिसको घृत कुमारी और ग्वारपाठा के नाम से भी जानते हैं। एलोए लीफ जूस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बोटानिकल नेम इसका एलोए वेरा है। और ये जो फैमिली जो इसकी बिलोंग करेगी वो है इसकी लिलिएसी। कई प्रकार के इसकी भी मेडिसिनल एक्टिविटी ड्रग की प्रोड्यूस कंफर्म हो चुकी हैं। इट यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हील्स द वुंड एंडिंग एक्टिविटी इसकी है। इट एक्ट एज ए मॉइस्चराइज़र, सॉफन द स्किन, सिंपली कट्स वन ऑफ द, और मेनली इसको जो ऑब्टेन किया जाता है वो इसके जेल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और जेल जो ऑब्टेन होती है वो लीफ से इससे ऑब्टेन होती है। तो एलोए वेरा जो है कई प्रकार के एक्टिव कांस्टेंट कंटेन करता है। इट इज़ मेनली कंटेन द अमाइनो एसिड लाइक द ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड भी कंटेन करेगा। और दैट प्रोवाइड द क्लिनजिंग एक्शंस। विटामिन ए, सी, ई, बी, कोलिन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द विटामिन आर प्रेजेंट जो कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा एलोए भी कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ ही चुके हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो कई प्रकार के हर्बल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता ही है। एज ए मेन इंग्रेडिएंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिकली सन स्क्रीन लोशन में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यूवी रेज को प्रिवेंट करने का काम करता है। और कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी इसके द्वारा प्रोड्यूस होती है और वुंड हीलिंग एक्टिविटी भी इसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो कई प्रकार के विटामिन होने की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो ड्रग आ रही है वो है हमारी एप्पल। एप्पल का जो बायोलॉजिकल सोर्स है इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द पील्स ऑफ द मॉलस डोमेस्टिका, और इसकी जो फैमिली है वो है रोजेसी। मेनली इसके अंदर जो कंपोनेंट जो पाए जाते हैं वो फ्लेवोनॉइड केमिकल कैटेगरी के प्रेजेंट रहते हैं। और उनमें भी मेनली क्वेरसिटिन पाया जाएगा, एपिकटेचिन और प्रोसाइनिडिन B2 इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्वेरसिटिन अगर पाया जा रहा है तो वो फ्लेवोनॉइडल कैटेगरी का ही एक्टिव कांस्टेंट है जो कि फ्लेवोनॉइड के अंदर पाया जाता है। और इसके होने की वजह से ही ये जो एप्पल है ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। स्किन केयर प्रोडक्ट में इसको यूज़ करते हैं। इस सन स्क्रीन का में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। यूवी रेज प्रोटेक्टिंग एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेसिफिकली कई प्रकार के में एप्पल पल्प को यूज़ किया जाता है। स्किन को वॉश करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंटी एक्ने और एंटी पिंपल इफेक्ट भी इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो हेल्थ बेनिफिट तो इस एप्पल की हम जानते ही हैं, कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट तो प्रोड्यूस करता है। उसी के साथ साथ ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा एप्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो लेमन जूस है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो मेनली ऑब्टेन होता है फ्रूट ऑफ द सिट्रस लेमन, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है रूटेसी। मेनली लेमन जूस जो होता है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। उसका पावरफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करने का रीज़न है कि उसके अंदर जो पाए जाते हैं विटामिन पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड उसके अंदर पाया जाता है जो कि विटामिन सी के नाम से जानते हैं, और विटामिन बी भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। इन्हीं विटामिन की होने की वजह से ही ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। मेनली एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ के अंदर लेमन को यूज़ किया जाता है। कई प्रकार के सोप्स हैं जिनके अंदर लेमन फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग आ रही है वो है ऑरेंज ऑयल। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, द ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ऑरेंज। तो ऑयल जो होगा मेनली वो वोलेटाइल ऑयल ही होगा, जिसको कई प्रकार के मेथड से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एसेंशियल ऑयल होगा विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पेरिकार्प पोर्शन ऑफ द फ्रूट ऑफ सिट्रस ओरेंटियम, इसका बोटानिकल नेम है। ये भी रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है। वोलेटाइल ऑयल इसकी केमिकल कैटेगरी है। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट रहेंगे, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहेंगे, और उसमें भी हेस्पेरिडीन, आइसोहेस्पेरिडीन, विटामिन सी, लिमोनिन, कैरोटिनॉइड और फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट
रहते हैं। विटामिन सी, हेस्पेरिडीन, आइसोहेस्पेरिडीन के होने की वजह से ही ये जो ऑरेंज है ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इन एरोमा थेरेपी, इन परफ्यूम इंडस्ट्री में, स्किन केयर प्रोडक्ट में इसको यूज़ किया जाता है और हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। कई प्रकार के हर्बल फेस वॉश आते हैं जिनके अंदर ऑरेंज ऑयल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो हमारी वॉलनट है, जिसको हम अखरोट के नाम से भी जानते हैं। और वॉलनट जो होता है इट इज़ ए एडिबल सीड। बोटेनिकल नेम जो है वो है जुगैलन रीजिया, इसका बोटेनिकल नेम है। जुगलैन डेसी इसकी फैमिली होती है। मेन केमिकल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें टोकोफेरोल्स पाए जाते हैं, जिसके होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जुगैलॉन होगा जो कि यूवी रेज प्रोटेक्टिंग एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीड जो है कई प्रकार के कंपोनेंट कंटेन करता है, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। वॉलनट ऑयल जो है रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करेगा। लिनोलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और जैसे कि वॉलनट के बारे में हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, वो तो इसके एक्टिव कांस्टेंट में आ ही गया है। इसी के साथ साथ स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर सन स्क्रीन में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट द यूवी रेज। यूवी रेज के इफेक्ट से जो हमारी जो टैनिंग होती है स्किन की उसको प्रिवेंट करने का जो काम करता है वो हमारा वॉलनट करता है। कई हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट ड्रग जो आ रही है दैट इज़ द गार्लिक। जब हम गार्लिक के बारे में बात करते हैं इसको हिंदी में लहसुन के नाम से जाना जाता है और इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द बल्ब पार्ट ऑफ एलियम सटाइवम, इसका बोटेनिकल नेम है। इसकी जो फैमिली है लिलिएसी है। मगर जब मैं सर्च कर रहा था तो नेट पर गूगल पर मुझे इसकी फैमिली एक और दिखाई दी है, इसलिए इसको आप ज़रूर मेंशन करना, एमेरिलिडेसी। इसको भी याद कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है लिलिएसी फैमिली ना देके वो एमेरिलिडेसी फैमिली पूछ सकता है कि किस ड्रग से बिलोंग करती है। तो लिलिएसी फैमिली जो हमारी यहाँ पे आ रही है गार्लिक की वो यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एलिसिन इसका मेजर एक्टिव कांस्टेंट है। और इस एलिसिन के होने की वजह से ही, जैसे कि हमने चार्ट में देखा था पिछली स्लाइड में, उसमें भी एलिसिन के होने की वजह से ही एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया है। डाई एलाइल डाईसल्फाइड है, सल्फर एलाइल सिस्टीन है एंड डाई एलाइल ट्राईसल्फाइड है। इन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के होने की वजह से ही जो एलिएसियस ऑर्डर होती है, एलिएसियस ऑर्डर का मतलब है गार्लिक लाइक ऑर्डर। तो एलिएसियस जो नाम रखा गया ऑर्डर का वो गार्लिक की स्मेल के बेसिस पे रखा गया है, एलिएसियस ऑर्डर। और ये एलिएसिड ऑर्डर होने का जो गार्लिक के अंदर मेन रीज़न ये है कि उसके अंदर कई प्रकार के सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट तो हो ही गया। हाइपोलिपिडेमिक होगा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हाइपोलिपिमिक हो गया है तो उसको आप करेक्ट कर लेना। हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। तो एक ड्रग जो कि हम जनरली अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं और आप उसके इफेक्ट को देखिए कितने बढ़िया मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, उसके अलावा मेडिसिनल एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करने के लिए वो कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें हाइपोलिपिडेमिक जो हो गया वो हमारी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड हो गया है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने का भी काम कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे सेट ऑफ एग्ज़ाम्पल हैं जो कि फूड से भी रिलेटेड हैं, मेडिसिन प्लांट से भी रिलेटेड है, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के अंतर्गत आ रहे हैं। और यही जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। मैं लास्ट में एक बात और मेंशन कर दूं कि ये अगर बैलेंस कंडीशन होती है, फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट की कंडीशन दोनों अगर बैलेंस कंडीशन में है तो हमारी बॉडी परफेक्टली फंक्शन करेगी, उसकी सेल को किसी प्रकार का कोई डेंजर नहीं है फ्री रेडिकल से। मगर जैसे कि हमने बात की है कई प्रकार के एंडोजिनस सोर्सेज और एक्सोजिनस सोर्सेज जो हैं जो कि फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे हमारी बॉडी के अंदर तो उनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, तब जाके हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो है, जो कि बॉडी का जो खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है, ग्लूटाथायोन हो गया, ये अल्फा लिपोइक एसिड हो गया, अगर इनकी कंसंट्रेशन अगर कम पड़ती है, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स को वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, उसको उनके इफेक्ट को प्रिवेंट नहीं कर पाते, तो एक्सटर्नल सोर्स जो है एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायर्ड होती है। और वो एक्सटर्नल सोर्स की क्या हो सकती है, इन दी फॉर्म ऑफ द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। तो इस बैलेंस अगर जब डिस्टर्ब हो जाता है, फ्री रेडिकली कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सपोज़ कीजिए एंटीऑक्सीडेंट की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई है तो हमें आउटसोर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं एक्सेस कंसंट्रेशन में, एंटीऑक्सीडेंट उसको न्यूट्रलाइज कर पाएँ। तो बच्चों ये मैं लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा
आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।